हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया है। बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। तो ये चैप्टर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इकोलॉजी में, और इसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसी कंडीशन में अडाप्ट करते हैं, रहते हैं। फिर हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन होती क्या है, डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि भाई इकोलॉजी बोल रहे हैं, मैंने बोला कि ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी होता क्या है? इकोलॉजी मतलब होता है आपका, जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच की इंटरेक्शन और ऑल्सो उनके आसपास जो प्रेजेंट है उसकी इंटरेक्शन। तो तीन टाइप की इंटरेक्शन होती है, बायोटिक और बायोटिक की। बायोटिक मतलब क्या होता है बेटा? आपकी जितनी भी लिविंग जिंदा चीजें होती हैं उनको बायोटिक बोलते हैं, ठीक है। और जितनी भी मतलब आपकी नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनको एबायोटिक बोलते हैं। तो बायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन में आपका क्या आ गया? प्लांट और उनको खाने वाले हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको इसकी स्टडी को भी हम इकोलॉजी बोलते हैं। फिर आ गया जब बायोटिक ए बायोटिक के साथ कॉम्पन इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ए बायोटिक में क्या आ गया आपके? नॉन लिविंग कंपोनेंट आ गया, ठीक है। जैसे हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब ए बायोटिक हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्लांट को जैसे सनलाइट चाहिए खाना बनाने के, प्लांट को सनलाइट चाहिए खाना बनाने के। थर्ड इसमें बेटा आपका ए बायोटिक और ए बायोटिक का भी इंटरेक्शन होता है, यस। दो ए बायोटिक भी मिलके आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे मिट्टी में पानी होता है ना, सॉइल, वाटर। तो देख सकते हो कि इकोलॉजी में आपकी लिविंग लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है, लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है, और नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। बस इसी को पढ़ना, वो क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं इसी को इकोलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, एंड इंडिया में ये है रामदेव मिश्रा, राइट। सो इंडिया में जो इकोलॉजी को फेमस किया, फादर ऑफ इकोलॉजी, उस फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन दिया, किन्होंने दिया? रामदेव मिश्रा मिश्रा ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये है इकोलॉजी जिसमें हम इन सब इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सब क्लियर। तो अब आता है कि ये सब जो ऑर्गेनिजम्स जो हमें जिंदा चीजें दिख रही हैं, लिविंग चीजें दिख रही हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक यूनिट है, यानी इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल से, एक इंसान से स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स है, सबसे छोटी बेसिक यूनिट है, और इसी में हम ऑर्गेनिज्म कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कैसे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। पानी कम है तो कैसे अडेप्ट कर लिया? पानी कम होने की वजह से प्लांट ने अपनी लीफ को कांटा बना लिया, है ना, ताकि पानी का कम लॉस हो सके, क्योंकि आसपास पानी वैसे ही कम है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर। फिर पॉपुलेशन आ गई। पॉपुलेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। इन्हीं ऑर्गेनिज्म के झुंड को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के झुंड को हम पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। और फिर आती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बेटा, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया आपका? पॉपुलेशन जैसे मैंने एग्जांपल लिखा लिया,
ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ कैट, या चलो मैंने लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का ग्रुप, इंसानों का ग्रुप। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या हो गई? एग्जाम्पल, जैसे एक ही जगह पर इंसान भी है, बस अकेले तो हम नहीं रह सकते ना, कैट भी है, डॉग भी है, चलो हमने बोल दिया पीपल का पेड़ है, मैंगो ट्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी बना देती। तो सबसे पहले है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के झुंड को पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के झुंड को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने आसपास के एबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट करती है। तो व्हाट इज इकोसिस्टम? ग्रुप ऑफ biological communities interacting with abiotic component, है ना। अब भाई जहाँ इंसान है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, और मैंगो ट्री है, आपका आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, भाई आसपास हवा भी होगी, टेम्परेचर भी होगा, लाइट भी होगी, पानी भी होगा, तो वो उससे ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस है, इंसान है, ठीक है, कैट है, डॉग है, मैंगो ट्री है, ठीक है, पीपल ट्री है, ठीक है, वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? वो पानी से, ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, ठीक है, इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जब बायोटिक कंपोनेंट ए बायोटिक के साथ इंटरेक्ट करे, उसी जगह को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमारे आसपास सब इकोसिस्टम है। इसके बाद इकोसिस्टम के ग्रुप को हम बोलते हैं लैंडस्केप। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? जब इकोसिस्टम पूरे ग्रुप को बोलते हैं, सो लैंडस्केप क्या हुआ? इकोसिस्टम का ग्रुप, इकोसिस्टम का, या हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग इकोसिस्टम का एक साथ होना, उसको लैंडस्केप बोलते हैं। और लैंडस्केप, अलग अलग लैंडस्केप मिलकर बनाते हैं बायोम्स। तो बायोम क्या हो गया बेटा? ग्रुप ऑफ डिफरेंट लैंडस्केप। तो बहुत सारे लैंडस्केप्स मिलके बायोम बनाते हैं। एग्जांपल आपके डेजर्ट, ठीक है, आपके जो रेगिस्तान है वो क्या है? बायोम है। इसके बाद लास्ट आता है सबसे हाईएस्ट, बायोस्फीयर। पूरी अर्थ को ही हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर सब मिलाकर बायोस्फीयर बनाती है। इसको हम पूरी दुनिया का इकोसिस्टम भी बोलते हैं, पूरी दुनिया का इकोसिस्टम, ठीक है। तो सब कुछ मिलके एंड में बायोस्फीयर बनाता है, यही लाइफ सपोर्ट करता है, ठीक है। सो ये क्या है? लाइफ सपोर्टिंग जोन। तो यहीं पे जिंदगियां, यानी यहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ सपोर्टिंग। तो बायोस्फीयर को पूरी दुनिया का इकोसिस्टम बोला जाता है। मतलब समझ लो कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? हमारी अर्थ, ठीक है। पूरी दुनिया क्या है? मतलब पूरा, सॉरी, हमारा जो अर्थ है वो ही क्या हो गया? ग्लोबल इकोसिस्टम हो गया, सबसे बड़ा इकोसिस्टम। तो हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिज्म से, उसके ग्रुप को पॉपुलेशन, उसके ग्रुप को बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जब बायोलॉजिकल कम्युनिटी आसपास की चीज़ों से इंटरेक्ट करती है, उसको इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम के ग्रुप को लैंडस्केप, बहुत सारे लैंडस्केप के ग्रुप को बायोम, जैसे रेगिस्तान हो गया। एंड बहुत सारे बायोम्स मिलके पूरा क्या बनाते हैं? हमारा बायोस्फीयर। तो वो सबसे बड़ी इकोसिस्टम हो गई, राइट। तो यहाँ पे ना आपके बोला है कि इकोलॉजी में ये 7
मैंने लेवल्स तो आपको बता दिए, लेकिन इकोलॉजी को ज्यादातर ना सिर्फ 4 ही लेवल से मतलब होता है। हमने 7 पढ़े, कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम एंड बायोस्फीयर, ये 7 पढ़े, लेकिन इकोलॉजी को सिर्फ 4 लेवल से ही मतलब है। ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से और बायोम से। तो यहाँ पे इकोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो हम ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ये 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर में ना हम ये सब पढ़ेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और बायोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट ग्राफ है, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या ग्राफ है, क्या बताना चाह। तो इस ग्राफ में ना इन्होंने आपके बहुत सारे टेरेस्ट्रियल बायोम के एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर लिखा है, ठीक है, यहाँ है टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ है प्रेसिपिटेशन, यहाँ है प्रेसिपिटेशन। बेटा प्रेसिपिटेशन का मतलब आपकी बारिश भी हो गई और बर्फ, रेनफॉल, दोनों को कंसिडर किया है, बारिश को भी और रेनफॉल को। तो सबसे पहला हम देखते हैं ये, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वो एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। देखो इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा है। ऐसे रीजन को फर्स्ट हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल भी हाई होती है, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख जाएंगे, ठीक है। वन ऑफ द बेसिकली सबसे बिगेस्ट आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ब्राजील में, ठीक है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। एंड जो छोटे प्लांट्स हैं वो इनके ऊपर चढ़ के ऊपर तक जाएंगे क्योंकि उनको भी सनलाइट चाहिए, तो उनको ट्री ड्वेलर्स बोलते हैं। छोटे प्लांट्स हैं, सनलाइट चाहिए क्योंकि बड़े बड़े प्लांट्स ने सनलाइट को ब्लॉक किया हुआ है, तो वैसे ड्वेल करके ऊपर तक चले जाते हैं सनलाइट लेने, ठीक है। तो ये था सबसे पहला बायोम जिसमें आपका क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ें, हाई टेम्परेचर भी है और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। दूसरा आ गया है, ये देखो, ये रीजन, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, या इसको हम डेसिडुअस भी बोल देते हैं। को क्या बोल देते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। बेटा यहाँ पे जो है थोड़ा हल्का सा कम टेम्परेचर है और बारिश बहुत कम है, देखो इतना ही बारिश है, ठीक है। लगभग 60 से 250 तक बारिश हो रही है, सेंटीमीटर तक कम हो रही है। तो यहाँ पे जो लीफ है, इनकी जो पत्तियां होती है वो काफी चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, दे हैव ब्रॉड लीफ, चौड़ी लीफ होती है। एग्जाम्पल जो आपको इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिल जाएंगे वो ज्यादातर ओक ट्रीज होते हैं, ओक ट्रीज आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे फॉरेस्ट में। इसके बाद आता है, सबने सुना होगा कॉनिफर्स, ठीक है, ये पिंक वाला जो है ये होता है कॉनिफर्स। कॉनिफरस फॉरेस्ट, इनकी जो पत्तियां होती हैं बेटा वो निडल, पतली पतली होती है, इनकी जो लीफ होंगी वो निडल जैसी होती है, बहुत पतली, जैसे यहाँ पे ब्रॉड होती है, यहाँ पे बहुत पतली निडल होंगी। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, आपके जो पाइन्स होते हैं, कभी कोन इकट्ठे किए होंगे ना, कोन्स जो होते हैं वो पाइन्स से नीचे गिरते हैं, वो पाइन्स पे ही होते हैं। एंड सेड्रस, तो ये कुछ आपके पौधे हैं, प्लांट है, सॉरी ट्रीज हैं, जो आपको ऐसे फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप हो गया, देखो आपका लगभग 0 से 14 या 13 या 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर घट गया है और बारिश भी ओकेश हो रही है, ठीक है, रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन भी ओकेश हो रही है यहाँ पे। और इसके बाद आता है आपका
ग्रासलैंड, ये देखो ग्रीन से बनाया है, ये ग्रासलैंड है। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे छोटे छोटे पौधे मिलेंगे ग्रासेस जैसे। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ ग्रासलैंड। यहाँ पे ट्रीज नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, ट्री लेस बायोम। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, यहाँ पे छोटी छोटी घासें मिलेंगी। ठीक है, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ग्रासलैंड ही नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर काफी अच्छा है, मतलब 0 से लेकर 25 तक वेरिएशन आ सकती है। और रेनफॉल बहुत कम है बेटा, प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम है, देखो यहाँ पे 50 से 100 प्रेसिपिटेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। ये हमारा फिफ्थ हो गया, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। यहाँ पे आपको ज्यादातर मॉसेस, लाइकन्स यानी लोअर प्लांट्स बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, और लाइकन्स क्या होता है, जब एल्गी और फंगस साथ रहते हैं एक दूसरे के फायदे के लिए, उसको लाइकन्स बोलते हैं, आगे बात करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि प्रेसिपिटेशन तो बहुत ही कम है और टेम्परेचर भी माइनस में जा रहा है। टेम्परेचर भी देखो -0 से -10 तक जा रहा है। ठीक है, लास्ट आ गया आपका चलो इसको बनाते हैं हम रेड कलर से। लास्ट आ गया हमारा, ये देखो रेगिस्तान, डेजर्ट जिसको बोलते हैं। और डेजर्ट आपको पता है हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं, ये हॉट वाला, ये कोल्ड वाला। नेक्स्ट आपका हो गया डेजर्ट। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल सहारा, ठीक है, सहारा डेजर्ट जो आपका हो। ठीक है, और आपका कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल लद्दाख। तो आपका हॉट डेजर्ट भी हो सकता है और यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 6 टाइप के बायोम्स। तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा इतना कुछ पूछते नहीं है इससे, बट आपको लेबलिंग आनी चाहिए कि कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विच बायोम रिप्रेजेंट्स व्हाट। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आता है कि हमने कितने टाइप के बायोम्स पढ़ लिए, कहीं पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं टेम्परेचर हाई है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है। तो क्या की एलिमेंट है कि इतना सारा वेरिएशन हमें दिखता है आपकी अलग अलग हैबिटेट में। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइज यहाँ पे कि व्हाट इज द की टू so much variation in chemical and physical feature of हैबिटेट। बेटा हैबिटेट मतलब घर हो गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीशीज का घर को हम हैबिटेट बोलते हैं। तो वो यही क्वेश्चन राइज होता है कि इतना ज्यादा वेरिएशन हमें कैसे दिख रहा है, क्या रीजन है इसके, राइट, व्हाट इज द की एलिमेंट। ओके, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इतने सारे टाइप के हमें हैबिटेट दिख रहे हैं। ठीक है, इतनी वेरिएशन हमें हैबिटेट में दिख रही है। ठीक है, तो वो बेटा आपके एबायोटिक फैक्टर्स आ गए, यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड ऑल्सो बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, हो गया लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, तो जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं वो और लिविंग फैक्टर्स हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का घर कैसा हो। ठीक है, नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो अगर कोई जंगलों में रह रहा है कोई जानवर, तो वो जंगल कैसा होगा। ठीक है, हर चीज़ होती है कि वो कैसे सरवाइव करेगा। ठीक है, वो ज़्यादा गर्मी, अब पोलर बियर है, ठीक है, वो ठंड में ही रहेगा,
उस पोलर बियर को तुम केरल में लाके रख दो, क्या सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। पोलर बियर को ठंडी जगह ही रहना है, बर्फ है, मजे आ रहे हैं, बढ़िया मजे कर रहे हैं, है ना। तो वही है कि हर ऑर्गेनिज्म को एक नेचुरल कंडीशन मिल गई है। क्या रीजन है? ठीक है, कि एक रीजन में इतनी गर्मी है, दूसरे में इतनी ठंड है। ठीक है, एक रीजन में बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन है, दूसरे में ये है। दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वहाँ रह कौन रहा है और वहाँ का एबायोटिक फैक्टर्स क्या है। तो अभी वन बाय वन हम एबायोटिक फैक्टर्स को देखेंगे। तो पहले हम एबायोटिक फैक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका एबायोटिक फैक्टर आ गया टेम्परेचर, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो कि मैंने आपको बताया, किसी पोलर बियर को जिसको माइनस वाले टेम्परेचर महने की आदत है, उसको किसी गर्म जगह पे लाके रख दो, नहीं सरवाइव कर पाएगा, राइट। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर। और आपने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स, आपने पढ़ा है, उसमें देखा है कि हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं, हर किसी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो हम हैं, चाहे प्लांट है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है। और एंजाइम बहुत ही टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए अपना काम करने के लिए। तो वो टेम्परेचर नहीं हुआ, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, अंदर कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होगी और वो मर जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि एवरेज टेम्परेचर जो है वो बहुत वेरी करता है अर्थ में। ठीक है, आपको पता है कि ये अर्थ है और यहाँ पे मैंने ये इक्वेटर बना दिया। ठीक है, दोनों साइड क्या आ गए? पोल्स आ गए। तो यही बोल रहे हैं कि जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है, ठंड होनी शुरू हो जाती है, टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे जैसे इक्वेटर के से पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सेम जैसे आप समझ लो दिल्ली से आप हिमाचल चले गए। ठीक है, दिल्ली से आप हिमाचल चले गए, तो ये प्लेन है, ये हिल्स है। तो जैसे आप प्लेन से हिल्स की तरफ जाएंगे, तब भी क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इक्वेटर से पोल में जाने में भी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तब भी टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो सब जीरो तक भी जा सकता है, जीरो से नीचे भी जा सकता है आपके पोलर एरियाज में, और कुछ डेजर्ट में गर्मियों में तो वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा जा सकता है ना। एंड यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग, डीप सी, थर्मल वेंट्स। ठीक है, तो सी के बहुत नीचे तक जो थर्मल वेंट्स होते हैं, वहाँ तो टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस को भी एक्सीड कर जाता है। हम जैसे लोग सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा वेरिएशन है इस दुनिया में। तो कुछ जगह बहुत ठंडी है, कुछ जगह बहुत गर्मी है, कुछ जगह एवरेज गर्मी या फिर ठंड है। ठीक है, तो ये रहा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के बेसिस पे ही ना आपके दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। तीनों का मतलब होता है नैरो रेंज, और यूरी का मतलब होता है ब्रॉड रेंज, और थर्मल का तो आपको मतलब पता है टेम्परेचर। तो उन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन सरवाइव नहीं कर सकते, क्या पोलर बियर, जैसे मैंने बताया पोलर बियर को एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर ही चाहिए, अगर आपने ज़्यादा गर्मी कर दी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिजर्ड, एबीज। जबकि यूरी थर्मल भाई मस्त बिंदास हैं, अपना उनको कोई भी टेम्परेचर मतलब बहुत हद तक ये टॉलरेट कर लेते हैं। ठीक है, चाहे 10 डिग्री दो या 30 डिग्री दो, इतनी वेरिएशन ये क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, 10 डिग्री भी कर सकते हैं और 30 डिग्री भी कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूरी थर्मल बोलते हैं। तो ज़्यादातर मैमल्स, हम भी, राइट, जैसे दिल्ली में टेम्परेचर कितना 30-35 तक जाता है समर्स में, और विंटर्स में कितना चला जाता है 10-9-8, राइट। तो हम दोनों को सर्वाइव कर सकते हैं, राइट, हम मैमल्स हैं ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैमल्स और ज़्यादातर बर्ड्स आपके यूरी थर्मल होते हैं कि उनको ज़्यादा वाइड रेंज टेम्परेचर की दे दो तो सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें उठा के 100 डिग्री में रख दो, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
कुछ हद तक, ठीक है। ये बिल्कुल ही नहीं कर पाते, ये कुछ हद तक कर लेते हैं। दिस इज स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आप ना इसको एक स्टोरी की तरह सुनिए, चैप्टर बिल्कुल ऐसा स्टोरी की तरह ही है। आपको नोट्स मिल जाते हैं, उसमें पढ़िएगा, बाद में आराम से दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए। लिसन टू लाइक अ स्टोरी, की मैं स्टोरी बता रही हूँ। अब आता है नेक्स्ट पानी। पानी आपका अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यस, पानी जल ही जीवन है, उसका कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो कि लाइफ ही सबसे पहला लिविंग थिंग जो ओरिजिनेट हुआ था वो पानी में ही हुआ था। अब सबने इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप देख लो, इसमें बोला है कि इसकी अवेबिलिटी डेजर्ट में इतनी कम है कि स्पेशल अडेप्टेशन ऑर्गेनिजम्स ने ले लिया, जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कैक्टस हो गया, राइट। तो यहाँ पे प्लांट्स की, क्योंकि हम प्लांट्स का ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी प्रोडक्टिविटी की, वो कितना फोटोसिंथेसिस करेगा, कितना खाना बनाएगा और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी पानी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर रहा है और प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये भी पानी पे डिपेंड करेगा। तो मोस्टली सारी चीज़ें आपकी पानी पे डिपेंड कर रही है। तो इसी से रिलेटेड आपके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उनको पानी की तो कोई कमी नहीं होगी, तो पानी में ही रह रहे हैं, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रहते हैं, लेकिन उनको क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी की क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे 3 तरीके की क्वालिटी दी हुई है बेस्ड ऑन द सॉल्ट। जैसे इनलैंड वाटर हो गया, उसके अंदर सॉल्ट जो है वो 5 से कम होता है, पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। जो आपका समुद्र है, सी है, उसमें 30 से 35 होता है, पूछ लेता है, ठीक है, एज इट इज याद रखने। हाइपर सलाइन, नाम से ही पता लग रहा है, हाइपर सलाइन, बहुत ज्यादा नमक है, ठीक है। हाइपर सलाइन लगून्स, उसमें आपका 100 से भी ऊपर पीपीटी होता है, राइट। तो इन तीनों वाटर बॉडीज में, ठीक है, इन तीनों पानी में आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, हर में एक नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कौन से पानी की क्वालिटी में आपको कौन सा ऑर्गेनिज्म, राइट। यस, यू हैव टू रिमेंबर कि इनलैंड वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, सी में कितनी है, और हाइपर सेलाइन लगून में कितनी है। तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद आता है सेलिनिटी के बेस पे भी ऑर्गेनिज्म की टॉलरेंस। जैसे हमने टेम्परेचर पढ़ा था ना, वैसी सेलिनिटी। याद रखना, हेलाइन वर्ड जहाँ भी देखोगे वो आपका सॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सेलिनिटी या फिर सॉल्ट से। तो यूरी हेलाइन, यूरी मतलब मैंने आपको बताया था वाइड रेंज, और स्टीनो मैंने बताया था नैरो रेंज। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको बहुत ही नैरो रेंज वाली सॉल्ट कंडीशन में रहना पसंद है, यानी 10 से 15 सॉल्ट में ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। एग्जाम्पल ऐसे ही दे रही हूँ मैं, हाइपोथेटिकल, जैसे शार्क हो गई, ठीक है। तो शार्क को सपोज 10 से 15 पीपीटी वाली सॉल्ट कंडीशन में ही रहना पसंद है, उसको उठा के तुमने 30 वाले में रख दिया, वो मर जाए। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको भाई कुछ हद तक कितनी भी सैलिनिटी दे दो, कितना भी नमक डाल दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे सैल्मन हो गया, सैल्मन का एक मैं ऐसी हाइपोथेटिकल अपना बना के एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आपने 10 से 50 पीपीटी सॉल्ट कर दिया, वो दोनों में सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन जो शार्क जैसा ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ही नैरो रेंज में सर्वाइव कर सकता है। वो ज़्यादा, मतलब अगर उसको सॉल्ट दे दिया गया ना, तो ज़्यादा रेंज दे दी गई तो वो मर जाएगा, सर्वाइव नहीं। तो टेम्परेचर की तरह ही है, टेम्परेचर में थर्मल था, यहाँ पे हेलाइन है। थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर, और हेलाइन मतलब होता है सेलिनिटी, नमकीन, कितना नमकीन। नेक्स्ट थर्ड आपका एबायोटिक फैक्टर आता है लाइट, ठीक है। प्लांट के लिए लाइट क्यों जरूरी है? सबको पता है कि बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं भाई, तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट है कि फोटो, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, हीलियोफाइट्स
जिनको ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में रहना पसंद है, राइट, लिव अंडर हाई लाइट इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा लाइट में रहना इनको पसंद है। एग्जाम्पल आपके बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनको तो डायरेक्ट ऐसे सनलाइट मिलती है। दूसरे टाइप के प्लांट्स है कीओफाइट्स, जो बेचारे छोटे से पौधे हैं उनके पास तो इतनी लाइट पहुंच ही नहीं रही क्योंकि बड़े पेड़ों ने उसको रोक रखा है। तो इन स्कीओफाइट्स को हम बोलते हैं दे लिव अंडर लो वाटर इंटेंसिटी, ये कम लाइट इंटेंसिटी में रहते हैं। जैसे आपके छोटे पौधे हो गए हर्ब और श्रब्स, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनको हर्ब और श्रब बोलते हैं, जो छोटी हाइट के आपके प्लांट्स होते हैं। तो यस, बेस्ड ऑन द लाइट इंटेंसिटी आपके दो टाइप के प्लांट्स है, हीलियोफाइट्स एंड स्कियो। बड़े पेड़ जो है वो हीलियोफाइट्स होते हैं, छोटे पौधे जो है वो स्कियोफाइट्स। यहाँ पे लाइट जो है, प्लांट जो है वो सनलाइट पे डिपेंडेंट है अपनी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट में फ्लावर करने की। ठीक है, तो कुछ पौधों को सनलाइट चाहिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की सनलाइट चाहिए फ्लावर करने के लिए। बेटा फोटो पीरियड मतलब क्या होता है? फोटो पीरियड मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट अवेलेबल। ड्यूरेशन ऑफ लाइट अवेलेबल, कितनी ड्यूरेशन ऑफ लाइट अवेलेबल है उसको हम फोटो पीरियड बोलते हैं। तो कुछ प्लांट को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन चाहिए लाइट की जिसके बिना वो फ्लावर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यस, प्लांट और ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कुछ पौधे इस चीज पे डिपेंडेंट है कि कितनी ड्यूरेशन उनको लाइट मिलेगी ताकि वो फ्लावर दे सके। नेक्स्ट इज लाइट ऑल्सो अफेक्ट अदर प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, राइट, मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ों और किसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लाइट बहुत ही ज़रूरी है, वो प्लांट में रिप्रोडक्शन भी, ग्रोथ भी, उसकी मूवमेंट भी, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, अफेक्ट करें, राइट। तो नेक्स्ट ये चीज़ आ गई कि जो एनिमल्स के लिए वो क्या ज़रूरी है। एनिमल्स लाइट को यूज़ करता है डायूर्नल और सीजनल वेरिएशन के लिए। जैसे डायूर्नल हो गया डार्क एंड लाइट, ठीक है, डे और नाइट, और सीजनल हो गया आपका समर एंड विंटर। तो डार्क एंड लाइट डायूर्नल, सीजनल में हो गया गर्मी सर्दी। तो इन वेरिएशन को इस्तेमाल करता है अपना फॉरेजिंग करने में। फॉरेजिंग मतलब होता है खाना ढूंढना, सर्चिंग फॉर फूड। तो एनिमल लाइट का इस्तेमाल करता है अपना खाना ढूंढने में, रिप्रोडक्शन करने में, और माइग्रेटरी एक्टिविटीज करने में, यानी मूवमेंट करने में। आपने देखा है ना, कई बार विंटर्स में बहुत सारी बर्ड्स इंडिया में आ जाती हैं, साइबेरियन क्रेन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, राइट। तो एनिमल्स भी लाइट का बहुत इस्तेमाल करते हैं अपना खाना ढूंढने में, रिप्रोडक्शन करने में, मूवमेंट करने में, राइट। तो ये थी इंपॉर्टेंस लाइट की एनिमल्स के लिए। अब यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट कितनी आपकी ज़मीन पर पड़ रही है, वो टेम्परेचर से बहुत लिंक्ड है। आपको पता है कि हाई लाइट मतलब हाई टेम्परेचर, है ना, जितना ज़्यादा लाइट उतना टेम्परेचर, ठीक है, और जितना कम लाइट इंटेंसिटी आपका उतना लो टेम्परेचर। तो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो ज़्यादा टेम्परेचर, कम लाइट पड़ेगी तो कम टेम्परेचर। तो आपको पता है कि सब मतलब बिल्कुल जो ओशियन में बहुत डेप्थ तक अगर आप जाओगे, मतलब पानी में अगर बहुत डेप्थ तक जाओगे, तो एक एरिया आएगा जहाँ पे उनको मतलब सन पहुँचता ही नहीं है, राइट। तो उस रीजन को हम बेंथिक रीजन बोलते हैं। तो ये मैंने एक बताया, ठीक है, समझ लो ये मैंने मान लिया कि ये ओशियन है, ठीक है, और ये सबसे नीचे वाला एरिया है जहाँ पे लाइट पहुँच ही नहीं रही है, बिल्कुल डार्क है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होगा, हाई प्रेशर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो
ये देखो बिल्कुल डार्क है, सनलाइट कहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ तक पहुंच रही है, सनलाइट यहाँ तक पहुंच रही है। ये है कंप्लीटली डार्क रीजन, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, इसको बोलते हैं बेंथिक रीजन। ठीक है, ऐसे डार्क रीजन को बोलते हैं बेंथिक रीजन। तो एल्गी का बोला जाता है कि जनरली जो आपके एल्गी प्लांट आपको पानी में ही मिलेंगे। तो सबसे ऊपर आपको ग्रीन एल्गी मिलते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी। बीच में मिलेंगे आपको ब्राउन एल्गी सबसे ज्यादा, को बीच में ऐसे रहना पसंद है। और सबसे नीचे डेप्थ में मिलेंगे रेड एल्गी, लेकिन बेंथिक रीजन में नहीं मिलेगा बेटा, बेंथिक में तो सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको ग्रीन एल्गी देखने को मिल जाएगा, फिर आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिल जाएगा, और सबसे नीचे जहां तक लाइट पहुंच रही है वहां पे रेड एल्गी देखने को मिल जाएगा। रिमेंबर, उससे नीचे आपको ये एल्गी नहीं मिलेगी, जहां तक लाइट पहुंच रही है सिर्फ वहीं तक मिलेंगे। राइट, तो अगर बुक में लिखा भी है कि रेड एल्गी बहुत डेप्थ तक मिल सकते हैं, तो समझ लेना उसे वहीं तक मिलेंगे जहां पे सनलाइट पहुंच रही है, बेंथिक रीजन में नहीं। वहां तो लाइट है ही नहीं, तो एल्गी कैसे सरवाइव करेंगे, राइट? कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे? वो तो हेटरोट्रॉप्स नहीं है, वो तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट? तो यस, रेड एल्गी बहुत नीचे तक मिलेंगे, लेकिन वहां तक जहाँ पे सनलाइट पहुंच रही। तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि लाइट जो है उसमें आपका यूवी कंपोनेंट भी है। आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, तो लाइट में यूवी वाला लाइट भी होगी। तो यूवी लाइट जो है वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। आपको पता ही है, बहुत सारी डिजीज और कैंसर कॉजिंग भी है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो कॉज द कैंसर। तो लाइट के साथ साथ जो यूवी आ रही है, एक तो हमारी ओजोन लेयर हमें बचा रही है, राइट? ओजोन लेयर क्या बचा रही है हमें? हार्मफुल यूवी रेस से बचा रही है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी एटमॉस्फेयर में, तो हार्मफुल यूवी रेस हम तक पहुंच जाएंगे, और हमें अलग अलग प्रकार की स्किन कैंसर हो सकते हैं, और हमें स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, बहुत टाइप की ऐसी बीमारियां हो सकती है, राइट? तो ओजोन लेयर हमें बचा के रखा। तो ये था अबाउट लाइट, लाइट के बारे में ये सब चर्चाएं थी। अभी हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, ये लास्ट आपका एबायोटिक फैक्टर है। तो मिट्टी के बारे में अगर हम पढ़ें, तो आपकी हर जगह की मिट्टी अलग होती है। द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और क्लाइमेट पे, ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। वेदरिंग प्रोसेस, आपको पता है मिट्टी वेदरिंग से बनती है। क्या वेदरिंग क्या होता है? रॉक्स को टूटना हम वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, रॉक चट्टानों का टूटना हम वेदरिंग बोलते हैं, उसी से मिट्टी बनती है। बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों लगता है इसमें, राइट? तो इसी पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा करेक्टरिस्टिक होगा सॉइल का, राइट? कैसे सॉइल बनेगी, और सॉइल का कंपोजिशन कैसा होगा, उसका ग्रेन साइज कैसा होगा। ठीक है, सॉइल में क्या क्या होगा, ठीक है, उसके जो ग्रेन्स होंगे उनका साइज क्या होगा। एंड एग्रीगेशन, आपने देखा होगा जब मिट्टी को उठाते हो तो वो कितना बाइंड कर सकती है, कितना साथ साथ रह सकते हैं उसके ग्रेन्स, उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। ये सब मिलकर डिटरमाइन करते हैं उसकी परकोलेशन। परकोलेशन मतलब पानी का नीचे जाना। परकोलेशन मतलब होता है लीचिंग ऑफ वाटर, पानी का नीचे जाना। ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब होता है पानी को रोक के रखना। रिटेनिंग वाटर, ठीक है। तो पॉपुलेशन होता है पानी का निकल जाना, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है पानी का रुक जाना। ठीक है, तो सॉइल में दोनों ही चीजें होती है, बट बैलेंस में होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि ये सब मिलके, और साथ में पीएच और क्या क्या मिनरल्स उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, और टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी मतलब वो हिली रीजन है या प्लेन है, स्लोप है, कैसा है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्लांट्स कैसे होंगे। तो यस,
सॉइल की सारी चीज़ें ये डिपेंड करती है कि वहाँ पे कैसे पौधे उगेंगे, वहाँ पे कैसे पेड़ आएंगे, राइट। तो अगर सॉइल अच्छी नहीं हुई तो उस हिसाब से उसके प्लांट्स आएंगे, सॉइल अच्छी हुई तो अच्छी वेजिटेशन होगी। एंड यहाँ पे प्लांट का होना आगे डिटरमाइन करेगा किस टाइप के जानवर आएंगे, राइट, ऑफ कोर्स। तो मिट्टी सबसे पहले डिसाइड कर रही है कि कौन से प्लांट आएंगे, फिर प्लांट डिसाइड करेगी कौन से एनिमल आएंगे, तो ऐसी एक जगह बनती है, राइट। यहाँ पे बोला है इन्होंने, सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अगर बात करें, पानी में बात करें, तो आपका जो सेडिमेंट करेक्टरिस्टिक्स है ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन सर्वाइव हियर। मैंने आपको बताया था लाइट में, ये सबसे नीचे वाले रीजन को बेंथिक बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस वाला प्लांट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारे दूसरों को खाने वाले मिलेंगे। तो ऊपर से जो भी खाना आएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म मर के आएगा, उसको ये नीचे वाले ऑर्गेनिज्म खाएंगे। नीचे कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला नहीं होगा, दूसरों को खाने वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, दूसरों से न्यूट्रिएंट्स लेने वाले ऑर्गेनिज्म, राइट। मैंने बताया इस वाले रीजन में कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये थी मिट्टी के बारे में बातें। तो हमने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है, टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। आपका टेम्परेचर हो गया, पानी हो गया, लाइट हो गई और मिट्टी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। बायोटिक फैक्टर, कैसे ए बायोटिक फैक्टर को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, कैसे वो एक अपना आप को रिस्पॉन्स देते हैं। तो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं आपके। कन्फॉर्मर्स हो गए, आप देख रहे हो यहाँ इंटरनल एनवायरनमेंट है, यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। कन्फॉर्मर्स का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। तो कन्फॉर्मर्स जो है दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, यहाँ पे कोई भी ऑस्मो रेगुलेशन नहीं है, ये ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकते। नो ऑस्मो रेगुलेशन एंड नो थर्मो रेगुलेशन। ना तो ये अपने अंदर पानी और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं, ना ही अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बाहर की कंडीशन चेंज होगी, इनकी कंडीशन चेंज होना स्टार्ट हो जाए। फिर आते हैं रेगुलेटर्स, जैसे कि आपको दिख रहा है, बाहर चाहे कुछ भी हो इनको नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। हम रेगुलेटर्स हो गए, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपनी बॉडी को ऐसे ही अडाप्ट कर लिया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने के थ्रू हमारे बॉडी में थोड़ा कूलनेस आती है, एंड अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम शिवर करते हैं, उससे हीट जनरेट होती है। तो रेगुलेटर्स क्या है? यस, दे कैन मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर सकते, राइट। तो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन भी होती है, ये अपने अंदर सॉल्ट और पानी का कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन करके रख सकते हैं, और ये अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर भी मेंटेन, जैसे हम अपने बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बाहर कितना भी हो जाए आवर बॉडी इज एबल टू मेंटेन द टेम्परेचर। इसके बाद आता है पार्शियल रेगुलेटर। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले ये कुछ समय तक चेंज होता रहेगा, फिर ये रेगुलेटर बन जाएगा। तो फर्स्ट कन्फर्मर, देन बिकम्स रेगुलेटर। पहले चेंज कर रहा था, अब ये बैलेंस कर गया है। ये तो हमें डायग्राम से पता लग रहा है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी बोलती है कि जो पार्शियल रेगुलेटर्स है वो पहले रेगुलेट करते हैं, फिर कन्फॉर्मर्स बनते। फर्स्ट रेगुलेटर, देन
कन्फॉर्मर। सो अकॉर्डिंग टू देम, तो ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम पहले रेगुलेटर फिर कन्फर्म, पहले रेगुलेटर फिर कन्फॉर्मर, लेकिन डायग्राम के हिसाब से पहले कन्फर्मर फिर रेगुलेटर। तो इन्होंने दोनों ही, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन है। तो डायग्राम के थ्रू पहले कन्फर्मर होने चाहिए थे, फिर रेगुलेटर, और फिर उसमें हो गया पहला रेगुलेटर देन कन्फर्म। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके ग्रुप्स हो गए ऑर्गेनिज्म के। देखो यहाँ पे लिखा है, ज्यादातर आपके बर्ड्स, मैमल्स जैसे कि हम हो गए, ठीक है, कुछ छोटे लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की स्पीशीज आपकी रेगुलेटर होती है, यानी वो अपना बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, अंदर सॉल्ट और पानी की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर। कन्फर्मर ज्यादातर इस दुनिया में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कन्फर्मर्स ही होते हैं, क्योंकि बहुत ही खर्चे वाला काम है, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम है। इसलिए नेचर ने बहुत कम ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटर बना, अपने शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस लाना बहुत खर्चे वाला काम है। दैट्स वाई नेचर ने ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स को रेगुलेटर नहीं बनाने दिया, उनको कन्फर्मर्स ही रखा। तो 99% आपके एनिमल्स और ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो आपके कन्फर्मर्स, वो मेंटेन नहीं कर सकते अपना इंटरनल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए आसपास की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वो वहाँ से मूव कर सकते हैं, वो वहाँ से हट सकते हैं। जैसे कि हर विंटर्स, सर्दियों में आपकी भरतपुर में नेशनल पार्क है, उसमें आपके बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, साइबेरिया और अदर नॉर्दर्न रीजन। कौन सी? साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है, तो बहुत सारी बर्ड्स आती है क्योंकि उनके लिए वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वो थोड़ी कम ठंडी वाली जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सस्पेंड। अब कुछ मूव नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे, तो वो सस्पेंड कर देता है, वहीं रोक देता है। तो जैसे कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगस है, कुछ लोअर प्लांट्स है, जैसे आपके एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, तो वो ना स्पोर्स बनाते हैं ऐसे थिक थिक वॉल वाले। जब तक अच्छी कंडीशन नहीं है ये स्पोर बनेंगे, और जैसी अच्छी कंडीशन आ जाएगी ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड वापस से नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो अपना आप को सरवाइव करते हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत ही थिक वॉल वाले स्पोर बना के। फिर आता है हाइबरनेशन। अब देखो, हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप। जैसे पोलर बेयर्स हो गए, अब ये बेचारे नहीं मूव कर सकते भाई, नहीं है इनके बस की माइग्रेशन माइग्रेशन करना, तो ये चले जाते हैं गुफाओं में, अपना विंटर स्लीप करने चले जाते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो आ जाएंगे। फिर आती है एस्टिवेशन, समर स्लीप। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो समर स्लीप में चले जाते हैं कुछ स्नेल्स और कुछ मछलियाँ, फिशेस। ठीक है, जैसी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी थोड़ा शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का मतलब है शांत बैठ गए कुछ। आपने छिपकलियाँ भी देखी होंगी, सर्दियों के टाइम में गायब हो जाती है, छुप जाती हैं, फिर गर्मियों में आती है सुखड़ी सी बन के, बहुत सारा खाना मिलता है उनको पूरी गर्मी में, फिर खा खा के फिर मोटी हो जाती है, फिर छुप जाती है, यानी अपना खाना रिजर्व करके जाती है, पूरी विंटर्स छुप जाएंगी, फिर समर्स में। देन आता है डायापोज। कुछ समय तक रुक जाना, सस्पेंडेड स्टेज। जूप्लैंक्टन आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी नेकेड आई से नहीं दिख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही दिख पाएंगे। तो जब इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये भी शांत बैठ जाते हैं। इनका शांत बैठने वाले उसको हम डायपोज बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है, बस आपको याद रखना है। तो ये सब है कि कैसे ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के चीज को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ मेंटेन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ माइग्रेट कर जाते हैं, कुछ
कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, कुछ विंटर के टाइम पर स्लीप में चले जाते हैं, कुछ समर के टाइम पे स्लीप में चले जाते हैं, कुछ जू प्लैंकटन जैसे डायपोज में चले जाते हैं। तो ये सब उनका मैकेनिज्म है, कैसे उनको आसपास के एरिया से कोप अप करना है। फिर आता है अडेप्टेशन। ठीक है, तो भाई हर ऑर्गेनिज्म को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना ही पड़ेगा। अडेप्टेशन आपका किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर है कि बायोलॉजिकल, उसके फिजिकल, उसके मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों को देखकर अडेप्टेशन वो कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या क्या अडेप्टेशन है आपका, जैसे कि कैंगरू रैट है। ठीक है, आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलेगी। ये क्या करता है, क्योंकि वहां पे पानी की कमी है तो ये अपना फैट ऑक्सीडाइज कर जाता है और इसी दौरान पानी रिलीज हो जाता है। ठीक है, फैट ऑक्सीडेशन के टाइम पे आपको पता है पानी रिलीज होता है। यूरिन कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा ड्राई यूरिन बना देते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस से बचाना, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट आता है डेजर्ट प्लांट, यानी रेगिस्तान में मिलने वाले प्लांट्स। उनके अंदर कैम पाथवे होता है। बेटा कैम पाथवे क्या होता है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। कैम पाथवे मतलब होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि प्लांट्स जो है ये एक स्पेशल मैकेनिज्म है ऐसे रेगिस्तान में मिलने वाले प्लांट्स के लिए, जहाँ पे स्टोमेटा बंद रहता है दिन के समय पे, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे एंड स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। तो दिन के समय स्टोमेटा नहीं खुलता है क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी, पानी का बहुत सारा लॉस हो जाएगा, तो वो दिन के समय बंद रहता है। वरना नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है, दिन के समय खुलता है, रात के समय बंद रहता है, लेकिन इन प्लांट्स में दिन के समय बंद रहेगा, रात के समय खुल जाएगा। इसी को हम कैम पाथवे बोलते हैं। इनकी लीफ कांटों में बदल जाएगी और स्टेम ग्रीन और थिक हो जाएगी। तो ये स्टेम है और ये है स्पाइंस, जो लीफ थी वो कांटों में बदल गई है। ठीक है, तो ये स्टेम है थिक एंड ग्रीन और ये है स्पाइंस, जो क्या है, मॉडिफाइड लीफ, लीफ कांटों में बदल गई है ताकि पानी का कम नुकसान हो सके। सनकन स्टोमेटा, बेटा सनकन स्टोमेटा मतलब हिडन, थोड़ा सा छुपा हुआ होता है, थोड़ा सा छुपा हुआ होता है क्योंकि बिल्कुल सरफेस पे हुआ, ऊपर हुआ तो पानी का बहुत ज्यादा लॉस होगा, पानी का क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस। तो सनकन स्टोमेटा मतलब थोड़ा छुपा हुआ। तो ये हमने दो अडेप्टेशन पढ़ी, एक कैंगरू रैट की और एक डेजर्ट प्लांट की जो रेगिस्तान में मिलता है, एग्जाम्पल आपका कैक्टस। और क्या क्या है, मैमल्स, बहुत ही कोल्डर रीजन से जो मैमल्स होते हैं उनके बहुत ही छोटे कान और लिम्स हो जाते हैं ताकि कम लॉस हो सके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ठंड वाले एरिया में है। इसी को हम एलेंस रूट बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एलेंस। के बाद हो गई आपकी छिपकलियां जो डेजर्ट में मिलती है, वो अपने शरीर से तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती, तो वो बिहेवियर शो करती। तो क्या होता है, व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज लो, जब उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो वो सनलाइट के नीचे चली जाती है, दे गो अंडर सनलाइट। अगर उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वो सनलाइट के अंदर नीचे चली जाती है। और अगर उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, जब उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है
तो वो शेड में चली जाती है, छांव में चली जाती है, दे गो अंडर शेड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उनका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ तो सनलाइट के अंदर चली जाएंगी, बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ तो वो कहाँ चली जाएंगी, शेड में चली, यानी छांव में चली। इसके बाद आ जाती है आपके पोलर सीज में जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, सील्स जैसे, वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक फैट की लेयर होती है, आपको पता ही है फैट की लेयर क्या करती है, स्किन के नीचे इंसुलेटर की तरह काम करती है, और उसको ब्लबर बोलते हैं, और वो मेक श्योर करती है कि हीट बॉडी से ना जाए, हीट बॉडी से ना जाए। ठीक है, सो इन सील्स जो बहुत थोड़े ठंडे रीजन के पानी में मिलेंगे, उनके पास फैट की लेयर होती है उनके स्किन के अंदर, जिसको ब्लबर बोलते हैं, ताकि हीट का क्या हो सके, कम लॉस हो सके। राइट, तो ये है अडेप्टेशन, वन ऑफ द अडेप्टेशन, इसको हम अडेप्टेशन कम एक्लिमेटाइजेशन ज़्यादा बोलते हैं। जब भी आप माउंटेन्स की तरफ जाते हैं प्लेन से, तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है, तो उनके सिम्टम्स क्या है कि आपको नोशियस फील होने लगता है, उल्टी जैसा आने लगता है, बहुत थकान, फेटीक होने लगता है, हार्ट पैल्पिटेशन बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है दिल। तो होता क्या है बेटा, आपका बेसिकली हाई ऑल्टीट्यूड में क्या हो जाता है, आपका लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर मतलब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ऑक्सीजन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन बाइंड करना शुरू कर जाता है CO2 से। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड करना शुरू हो जाता है, तो हो जाती है एसिडिक कंडीशन। ठीक है, एसिडिक कंडीशन हो जाती है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी और कम हो जाती है ऑक्सीजन से बाइंड होने। हीमोग्लोबिन कैपेसिटी टू बाइंड टू ऑक्सीजन इज डिक्रीज है। तो यानी एसिडिक कंडीशन की वजह से हीमोग्लोबिन बेचारा ऑक्सीजन से और बाइंड नहीं कर पाता। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होना शुरू हो जाता है हीमोग्लोबिन से, एसिडिक कंडीशन आती है, और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका सल्यूशन क्या है, हमारी बॉडी क्या करती है इसके लिए? ठीक है, हमारी बॉडी क्या करती है, वो RBC के नंबर बढ़ा देती है, रेड ब्लड सेल्स के नंबर बढ़ा देती है। ठीक है, क्या करती है, RBCs के नंबर बढ़ा देती है, और ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर देती है। ब्रीदिंग रेट भी क्या कर देगी, बहुत तेज हांफने लगते हो, सांस लेने लगते हो, ताकि और ज्यादा ऑक्सीजन है। राइट, तो वो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देते हैं हमारा शरीर, और ब्रीदिंग रेट को हमारा देता है। तो जब भी हम थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो हमारा शरीर इस तरीके से एक्लिमेटाइज करता है। एक्लिमेटाइज वर्ड मतलब होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होना। ठीक है, अडेप्टेशन एक लंबा प्रोसेस है, मतलब बहुत लंबा परमानेंट टाइप्स होता है, लेकिन ऑल्टेट आपका जो एक्लिमेटाइजेशन है, जैसे आप 2-4 दिन के लिए गए, जैसे आपके बॉडी ने अडेप्ट किया, जैसे आप लेह लद्दाख में जाते हो, तो आपको आप गए होंगे तो आपको बोलते हैं कि आपको ये बोला जाता है कि एक दिन वहाँ जाके आराम कर, ताकि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज कर पाए। चाहते ही नहीं निकलना होता वहाँ पे, दे ऑलवेज से जस्ट टेक अ रेस्ट फॉर अ डे। जब भी आप वहाँ पे लैंड करते हो या पहुँचते हो, एक दिन आराम करो फिर घूमो। कि वो एक दिन क्यों, ताकि हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज कर। तो ये था अडेप्टेशन के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन। हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया, अब सेकेंड हाफ इस चैप्टर का है पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन है क्या बेटा? ये है ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, एक जैसे ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन अ जोग्राफिकल एरिया, एक एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, या तो अपने आसपास के रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, या उनके लिए लड़ रहे हैं, कंपीटिंग और शेयरिंग फॉर रिसोर्सेस। आसपास जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, या तो वो अच्छे से खुशी से शेयर कर रहे हैं, या फिर वो आपस में लड़ रहे हैं, एंड पोटेंशियली आपस में ब्रीड कर रहे हैं।
पोटेंशियली इंटरब्रीड, ठीक है, आपस में ब्रीड कर रहे हैं और अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। एक जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो रिसोर्सेज के लिए या तो शेयर कर रहे हैं या लड़ रहे हैं और पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग है। तो पॉपुलेशन के क्या क्या फीचर होते हैं, बर्थ रेट, ठीक है, कितने उन्होंने बर्थ दिए हैं यहाँ पे, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, कैसे निकालते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट को बेटा, बर्थ और डेथ रेट को निकाला जाता है, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, कितना चेंज आया पॉपुलेशन में, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी और टाइम। तो यहाँ पे डेल्टा एन मतलब चेंज इन पॉपुलेशन, ओके, एन मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन और टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम, ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। सेक्स रेशियो मतलब जैसे आपके 1000 है उसमें से आपके 600 मेल्स हैं और 400 फीमेल्स हैं, ठीक है, तो रेशियो क्या हो गई आपकी 600 400, ठीक है, ये क्या हो गई रेशियो हो गई, या फिर हम इसको 6:4 भी बोल देते हैं, ठीक है, हर 10 इंसानों में से 6 मेल हैं और 4। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, क्या मुझे बताना क्या आंसर आएगा, कमेंट में बताना फटाफट, एंड कमेंट में बताओ सब समझ आ रहा है बढ़िया से। तो इफ देयर वाज 20 lotus plant and in a year 2 plants are added, calculate birth rate, ठीक है, आपको बर्थ रेट कैलकुलेट, 20 लोटस प्लांट थे, एक साल में 2 और ऐड हो गए, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द बर्थ रेट। आंसर बताओ इसका जल्दी से, 20 थे और एक साल में 2 प्लांट्स ऐड हो गए हैं, जल्दी से निकालो और कमेंट सेक्शन में बताओ। पॉपुलेशन का वन ऑफ द मोर फीचर इज एज पिरामिड, ठीक है, तो इससे पता लगती है कि पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है या फिर डिक्लाइन कर, तो जैसे यहाँ पे देखो प्री रिप्रोडक्टिव पोस्ट से ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव आपके ज्यादा है, तो ऐसे उसमें आपकी जो है पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, बढ़ती रहेगी जब प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा होती है। टेबल में देखो आपके प्री रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम है रिप्रोडक्टिव के, ऐसे में स्टेबल होती है, डिक्लाइनिंग जब प्री रिप्रोडक्टिव कम हो, यानी बच्चे जब कम हो रिप्रोडक्टिव से, ठीक है, तो जब पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा होंगे तो वो पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है, जब रिप्रोडक्टिव और स्टेज और बच्चे स्टेबल सेम हो ऑलमोस्ट उसको स्टेबल बोलते हैं, और डिक्लाइनिंग में जब एक पॉपुलेशन में बच्चे कम हो जवान लोग ज़्यादा हो, यानी एडल्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग। तो जैसे जापान में डिक्लाइन हो रही है तो वहाँ पे बच्चों की पॉपुलेशन कम है, तो 3 टाइप के एज पिरामिड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेल जार और इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप, तो याद रखना है ट्रायंगुलर, बेल जार एंड स्पिंडल शेप, ओके, तो ये 3 टाइप के आपके एज पिरामिड होते हैं, इनको याद रखना है, किस में एक्सपैंड कर रही है, किस में स्टेबल है और किस में डिक्लाइन कर रही है, राइट। नेक्स्ट आता है
आपके और आते हैं पॉपुलेशन साइज। लास्ट फीचर जो है, एट्रीब्यूट मतलब होता है फीचर। पॉपुलेशन साइज, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोला जाता है, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोला जाता है, एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो इसको हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन सेंसस होता है हर 11 साल में, राइट? आपके घरों में आते हैं, आपसे डिटेल पूछते हैं कितने मेंबर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, राइट, कितने बच्चे हैं, ये सब डिटेल्स, कितने बूढ़े लोग हैं, ये सब डिटेल्स ली जाती हैं। तो यस, हम डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट काउंट, जैसे अब आपको टाइगर का पॉपुलेशन देखना है, अब उसके पीछे पीछे तो जाओगे नहीं, उसको ऐसे बिठा के तो पूछोगे चल बता कितने फैमिली में मेंबर है, कितने फैमिली में। तो आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट काउंट करते हो। कैसे काउंट करते हो? जैसे टाइगर सेंसस में है, आप उनका कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेटेड बाय उनके पैरों के निशान, ठीक है, और उनका फीकल मैटर, पैरों के निशान और फीकल मैटर, ठीक है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट और उनके पैरों के निशान से हम काउंट करते हैं कि कितने टाइगर की पॉपुलेशन। थर्ड, इफ काउंटिंग इज इररिलेवेंट, काउंटिंग का कोई मतलब ही ना हो, ऐसे केस में क्या करेंगे? जैसे कि एक जगह पे एक बैनियन का ट्री है, बहुत बड़ा सा बैनियन का ट्री है, और साथ में 200 पार्थीनियम ग्रास है। तो भाई बैनियन की तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू पार्थीनियम, एक बड़ा ह्यूज प्लांट है, ठीक है, ट्री है बहुत बड़ा, सबने देखा होगा, और छोटे छोटे ग्रासेस है 200 पार्थीनियम। तो इन दैट केस हम उनका वजन कैलकुलेट करेंगे, हम उनका बायोमास कैलकुलेट करें। इस केस में कैलकुलेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि यस इंपॉर्टेंस ऑफ बैनियन ट्री इज मोर। तो ऐसे केस में हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बायोमास कैलकुलेट। ओके, ये है आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आती है आपके ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आपके चार तरीके से डिपेंडेंट होती है, नेटेलिटी, बर्थ, मोर्टैलिटी, डेथ, ठीक है, बर्थ ऐड करता है, डेथ माइनस करती है। इमिग्रेशन मींस एंट्री, ये भी ऐड करेगी। एमिग्रेशन मींस एग्जिट, ये माइनस करेगी, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या फॉर्मूला है? इनिशियल पॉपुलेशन प्लस कितने बर्थ हुए, कितने लोग आए, माइनस कितनी डेथ हुई और कितने लोग गए, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन टी है आपकी फाइनल पॉपुलेशन, और एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन, एन नॉट है इनिशियल पॉपुलेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बर्थ और इमिग्रेशन आपके ऐड करते हैं, और डेथ और एमिग्रेशन आपका हटाता है पॉपुलेशन, ठीक है। इसी से हमें पता लगेगा कि कितने ऐड हुए हैं और कितने हटे हैं। तो ऐड होते हैं बर्थ और इमिग्रेशन से, हटते हैं डेथ और एमिग्रेशन पे से। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आपको क्या कर देंगे, आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे देंगे कि बर्थ इतने हैं, इमिग्रेशन इतना है, एमिग्रेशन इतना है, डेथ इतना है। तो आप इनिशियल पॉपुलेशन इतनी है, तो आप पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट। तो आपको इसके लिए इक्वेशन याद होनी। तो इसी से हमें पता लगता है कि पॉपुलेशन आगे ग्रो कर रही है या पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड में आने वाले हैं। तो इसके बाद है आपके ग्रोथ मॉडल्स।
इसके बाद है आपके ग्रोथ मॉडल्स। दो टाइप के होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा है बेटा, आपका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है, 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 और अचानक से गिरेगा, अचानक से ड्रॉप होगा। ऐसे ग्राफ को हम जे शेप्ड बोलते हैं। आपकी बुक में ड्रॉप वाला नहीं है, अचानक से बढ़ता जाएगा और अचानक से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका एग्जाम्पल जैसे मच्छर देखो मॉनसून टाइम पे कितने हो जाते हैं, राइट। इंसेक्ट्स ड्यूरिंग मॉनसून और एकदम से ही गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट जब मॉनसून के टाइम पे आते हैं तो वो जे शेप्ड कर्व दिखाते हैं, उसके बाद एकदम से घटना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वो ये है, dn/dt इज इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ इनटू आपका हो गया पॉपुलेशन। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। क्या है इक्वेशन, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस d टू राइट टू n। b माइनस डी आपका r हो गया, ग्रोथ रेट हो गया। r क्या होता है आपका, ग्रोथ रेट होता है, कितना ग्रो कर रहा है। तो आप b माइनस डी की जगह r भी लिख सकते, तो ये आपका ये भी हो सकता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा, आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, सबसे पहले धीरे धीरे होगा, फिर एकदम से बढ़ेगा, फिर रुक जाएगा। कहाँ रुक जाएगा, जब कैपेसिटी जब कैपेसिटी आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है, जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तो रुक जाएगा। तो ये तीन फेज होते हैं, लैग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी। ओके, कैरिंग कैपेसिटी को के बोलते हैं। तो जब बेटा आपका पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी, तब आपका आएगा स्टेशनरी फेज। तब आएगा स्टेशनरी फेज, इसको एसिम्प्टोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। जब आपकी पॉपुलेशन कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी, पॉपुलेशन इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, तब आ जाएगा आपका स्टेशनरी फेज। और इसमें लिमिटेड रिसोर्स होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड है इसलिए बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, इसका ड्रॉप कर जाए। यहाँ पे लिमिटेड है, नेचर में लिमिटेड ही होता है, इसको इसलिए बोला जाता है, ज्यादा रियलिस्टिक ये है, ज्यादा सच्चाई हमें ये बताता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास अनलिमिटेड रिसोर्स या खाना। तो यस, यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या आ गई है, कैरिंग कैपेसिटी आ गई। तो यहाँ पे हो गया है dn/dt इक्वल टू dn/dt, मतलब पॉपुलेशन में कितना चेंज, ग्रोथ रेट इनटू पॉपुलेशन, कैरिंग कैपेसिटी माइनस पॉपुलेशन इन अपॉन में कैरिंग कैपेसिटी ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम कैरिंग कैपेसिटी को कंसिडर, जबकि एक्सपोनेंशियल में हम कैरिंग कैपेसिटी को कंसिडर नहीं कर रहे थे, इसलिए ग्राफ बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था, एकदम से ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे हर चीज धीरे धीरे चल रही है, लैग आया, एक्सपोनेंशियल आया, और फिर स्टेशनरी। ठीक है, आपको इक्वेशन याद रखनी है, सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं आते हैं सॉल्व करने वाले, तो जस्ट रिमेंबर द इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल में कौन सी है और लॉजिस्टिक, तो इन दोनों तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करती है, ज़्यादातर इससे करती है, क्योंकि नेचर में हर जगह लिमिटेड रिसोर्स ही है, कहीं पे भी आपको अनलिमिटेड नहीं मिले। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, इसको समझ लो। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का, विच इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लास्ट वाला।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम उन क्वेश्चंस को आपको बता सकूं। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्टार्ट करें। जब दो पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती, जब दोनों स्पीशीज का फायदा होगा उसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। जब एक स्पीशीज का फायदा है दूसरे का नुकसान है प्रिडेशन। जब एक स्पीशीज का फायदा है दूसरे का नुकसान वो पैरासिटिज्म भी होती है। क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊंगी। जब दोनों का नुकसान हो रहा है तो कंपटीशन, ना कंपटीशन में दोनों का नुकसान हुआ है। एक का फायदा हो रहा है एक का कुछ भी नहीं है, कमेंसलिज्म। एक का नुकसान हो रहा है एक का कुछ भी नहीं, अमेंसलिज्म। तो बेटा प्लस मतलब बेनिफिट, माइनस मीन्स लॉस एंड जीरो मीन्स नो बेनिफिट। ना तो बेनिफिट हो रहा है और लॉस, ठीक है, ना तो बेनिफिट ना ही लॉस हो रहा है। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है जिसको वन बाय वन हम देखेंगे। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट विथ म्यूचुअल। सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म से, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में सबसे पहले आ गया है लाइकन्स, राइट। लाइकन्स में क्या है, एल्गी और फंगस साथ रहते हैं। एल्गी खाना देती है, फंगस बदले में प्रोटेक्शन देता है। माइकोराइजा में फंजाई रहता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के साथ। प्लांट फंगस को खाना देते हैं, बदले में फंगस कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और पानी को एब्जॉर्ब कर सके प्लांट्स के, ठीक है। तो प्लांट खाना दे रहा है, फंगस उसके लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। थर्ड होता है प्लांट एनिमल कोइवोल्यूशन, लाइक प्लांट एंड उनको पॉलिनेट करने वाले एनिमल पॉलिनेटर्स। तो अगर एनिमल पॉलिनेटर्स मर गए तो प्लांट भी मर जाएगा, प्लांट मर गया तो एनिमल पॉलिनेटर्स भी मर जाएंगे। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं होगा, राइट। एग्जाम्पल फिग प्लांट एंड वास्प, ठीक है। तो फिग प्लांट क्या करता है, वास्प को जगह देता है, फिग प्लांट एंड वास्प। तो वास्प क्या करता है, पॉलिनेट करता है फिग को, पॉलिनेट्स द फिग, फिग इज अंजीर। एंड फिग बदले में क्या करेगा, ये वास्प को बोलता है कि अपने एग यहीं पे छोड़ जाओ, हम इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे फिर ये निकल जाएगा, वो हमें हार्म नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स सेफ प्लेस फॉर वास्प टू ले एग, जनरली ओवरी के अंदर, ठीक है। इनकी ओवरी के अंदर ये अपने एग ले कर देते हैं, जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से तो निकल जाते हैं। तो फिग प्लांट वास्प को जगह दे रहा है अपने अंडे ले करने के लिए, और बदले में वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेट, राइट। तो एक दूसरे के बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो लाइकन्स, माइकोराइजा, प्लांट एंड एनिमल कोइवोल्यूशन है जिसमें बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिट, बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग बेनिफिटेड, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है एक धोखा। तो उस धोखे को बोला जाता है सेक्सुअल डिसीट, धोखे को बोला जाता है सेक्सुअल डिसीट। कौन करता है धोखा, एक प्लांट है ऑर्किड, ठीक है। तो ये क्या है कि इसकी एक पेटल, एक पत्ती, पेटल जो होती है, वन ऑफ द पेटल रिजेंबल्स फीमेल बी, ठीक है। तो इसकी एक पेटल ना ऐसा लगता है कि एक इंसेक्ट की तरह है, बी की तरह फीमेल, ठीक है। तो क्या होता है, अब मेल बी के साथ धोखा हो गया। तो
मेल बी को लगता है कि ये तो फीमेल है, चलो उसके पास जाया जाए। तो मेल बी परसीव्स इट एज फीमेल, एक्चुअल फीमेल बी, एंड tries to copulate with it. वो उसके साथ कॉपुलेशन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेल भी उसको लग रहा है ये एक्चुअल की फीमेल भी है, बट वो एक्चुअल की फीमेल भी नहीं होती, वो तो एक पेटल होता है। तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मेल बी के ऊपर क्या हो जाते हैं, पोलन डस्ट हो जाते हैं। पोलन्स आर डस्टेड ऑन मेल बी, और जब वही मेल बी दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो उसको पॉलिनेट कर देगा। व्हेन सेम, बार बार धोखा खाएगा। व्हेन सेम मेल बी गोज टू अनदर फ्लावर, मेल बी पॉलिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑर्किड की एक पेटल फीमेल बी जैसी है, मेल बी ने उसको फीमेल समझा, वो उसके पास आया, कॉपुलेशन करने की कोशिश की। उस कॉपुलेशन को सूडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं, यानी फॉल्स कॉपुलेशन। ठीक है, फॉल्स कॉपुलेशन। उसी प्रोसेस के दौरान उसके ऊपर पोलन डस्ट हो गया, अब वो नेक्स्ट फ्लावर में जाएगा तो वहां पे उसको क्या कर देगा, पॉलिनेट, वहां उसको क्या कर देगा, पॉलिनेट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं धोखा। सेक्सुअल डिसीट मतलब होता है धोखा, कि उसको कॉपुलेशन का लालच दिया और उसके ऊपर पोलन डस्ट कर। आई होप सबको क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, अदर स्पीशीज नथिंग, कुछ नहीं, ना फायदा ना नुकसान। जैसे ऑर्किड मैंगो पे ग्रो कर रहा है ओनली फॉर सपोर्ट। जब कोई पौधा दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है सिर्फ सपोर्ट लेने के लिए, उसको एपीफाइट बोलते हैं। ठीक है, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ सपोर्ट चाहिए, या सिर्फ साथ चाहिए, हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बाद आता है बार्निकल्स। ठीक है, बार्निकल्स है, वो वेल के बैक पे क्या कर रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, वेल के बैक पे ग्रो हो रहे हैं। बार्निकल्स को फायदा हो रहा है, वेल को ना तो फायदा ना नुकसान, तो बस शेल्टर चाहिए, फॉर शेल्टर। ठीक है, फिर कैटल अर्गेट बर्ड है। ठीक है, इनको फायदा हो रहा है, और कैटल्स जो घास चर रही हैं उनको ना तो फायदा ना नुकसान। तो जब भी कैटल मूव करेंगी तो मिट्टी से ना वो कीड़े मकोड़े बाहर निकालेंगी, को पता भी नहीं है, और बर्ड आके उनको खा जाएगी। ठीक है, तो इसमें कैटल एगेट जो बर्ड है उसको तो फायदा हो रहा है, और कैटल्स को ना तो फायदा ना नुकसान, वो तो चलते फिरते मिट्टी से कीड़े मकोड़े बाहर निकाल रही है, और कैटल एगेट उनको खा रहे हैं। तो ये था कि एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीशीज ना तो फायदा ना, इसी को हम कमेंसलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या है बेटा, आपका जो पैरासाइट है उसको तो फायदा होगा, आपका जो होस्ट है उसको वो नुकसान पहुंच। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टो एंड एंडो। ये कहाँ रहते हैं, आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट के बाहर रहते हैं, और ये दे लिव इनसाइड होस्ट। यस, ये शरीर के अंदर रहते हैं। तो एक्टो पैरासाइट के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे जुए हो जाती है ह्यूमंस, और डॉग्स में टिक्स हो जाते हैं। कुछ फिशेस होती है, मछलियाँ होती हैं जिनमें कॉपॉड्स लग जाते हैं उनके ऊपर। कसकटा एक प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे प्लांट
को हार्म करता है, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो कसकटा का नाम याद रखना, ये एक ऐसा पौधा है जो खुद खाना नहीं बना सकता, दूसरों पे डिपेंड है। अब एंडोपैरासाइट की बात करते हैं, जैसे लीवर फ्लूक। इनका मेन होस्ट तो हम ही होते हैं, ठीक है, हमें ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ में इनके दो और होस्ट होते हैं, वो इंटरमीडिएट, उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत नहीं है, हम पे ही मेहरबान रहते हैं ज़्यादातर ये। तो इनके इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो है स्नेल एंड फिश। ठीक है, तो मेन होस्ट तो हमारा शरीर है, लेकिन उसके अलावा वो स्नेल और फिश के अंदर भी रहते हैं। तो पैरासाइट वो है जो होस्ट को पहुंचाए अंदर रहते हैं शरीर के, तो एंडोपैरासाइट। बाहर रहते हैं तो एक्टोपैरासाइट। क्या क्या फायदा हमें, मतलब नुकसान हमें करते हैं? ये हमें नुकसान करते हैं, ये हमारा सर्वाइवल, हमारी ग्रोथ, हमारी रिप्रोडक्शन, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करते हैं। ठीक है, और ये हमें इतना कमजोर बना देते हैं कि अगर कोई प्रेडेटर आया तो हम उससे ना भाग पाए। ठीक है, तो ये अपने होस्ट को इतना कमजोर बना देते हैं कि सामने से कोई उनको खाने आया तो वो भाग नहीं पाएंगे। प्रेडेटर कौन होता है? जो प्रे का शिकार करता है। तो ये जो पैरासाइट्स है, ये अपने होस्ट को, अपने टारगेट को इतना कमजोर बना देते हैं कि उनके सामने कोई उनको खाने आया तो बच के नहीं। तो ये सब पैरासाइट हमें नुकसान पहुंचाता है। अब एक एग्जाम्पल है स्पेशल पैरासिटिज्म का, जिसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं, सबको पता है। कुकू बर्ड जो है lays its egg in the nest of crow। देखा, क्रो के नेस्ट में रखती है, और क्रो बेचारी को पता भी नहीं होता। और इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, इनके अंडे क्रो जैसे ही दिखने लग गए, ताकि क्रो पहचान के फेंक ना दे। जैसे ही उसको पता लगेगा वो फेंक देगी। तो कोयल को कुछ नहीं करना है, उनको बस अंडे देना है और क्रो की तरफ छोड़ देना है, उनको जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। तो इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं कि ठीक है, अंडे दिए लेकिन क्रो के जिम्मे छोड़ देगी, अब तुम देखो इसको आगे से। तो इसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। तो कब्जा कर लिया दूसरों के घर पे। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग हार्म्ड, बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग, हाँ, दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन होता कब है? कंपटीशन अगर जब बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए लड़े। ठीक है, तो तुम दो दोस्त हो, सेम प्लेट में मैगी रखे, दोनों लड़ रहे हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो सब नहीं है। तो ऐसे उस कंपटीशन जनरली तब होता है। लेकिन कई बार अनरिलेटेड स्पीशीज भी कंपटीशन कर सकते, जरूरी नहीं है कि बहुत ही पास वाली स्पीशीज करे, कई बार कोई अनरिलेटेड स्पीशीज भी एक दूसरे से कंपटीशन करती है। जैसे कुछ साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या है, आपकी जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं वो वहाँ की फिशेस से कंपटीशन करती है अपना खाना लेने के लिए। खाना इनका है जू। देखा, कहाँ बर्ड कहाँ फिशेस, लेकिन दोनों का खाना सेम है, जू प्लैंकटन। तो यही बता रहा है कि कंपटीशन जनरली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, लेकिन कई बार अनरिलेटेड स्पीशीज में भी हो जाता है। दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। एक बार इन्होंने ये भी लिखा है कि कई बार तो रिसोर्स भी जरूरी नहीं है कम हो, कई बार रिसोर्स बहुत ज्यादा है लेकिन एक की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने दूसरे को सरवाइव नहीं करने दिया। राइट, जैसे कि आपका हो गया कि जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रही थी, आपके पास एक प्लेट मैगी है, आप दो दोस्त हो, दूसरे दोस्त की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि आपने एक चम्मच खाया, इतने में उसने 10 चम्मच। तो मैगी दोनों के लिए सेम थी, लेकिन क्योंकि सामने वाले की एफिशिएंसी ज़्यादा थी इसलिए वो जीत गया, इसलिए उसको ज़्यादा खाने को मिला, दूसरे वाला एलिमिनेट। तो वो यही बोल रहे हैं कि कई बार कंपटीशन के लिए रिसोर्स का कम होना भी ज़रूरी नहीं है, कई बार रिसोर्स अनलिमिटेड है, वो फिर भी लड़ाई करेंगे क्योंकि एक की एफिशिएंसी ज़्यादा है, एक ज़्यादा एफिशिएंट। तो इसी बेसिस पर दो टाइप के कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन एक्सक्लूजन, जैसे कि जैसे ही
आपके क्या था, गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया गैलापागोस आइलैंड पे, तो वहां पे टॉर्टॉइस हट गए। क्यों? बिकॉज ऑफ better eating efficiency, better eating efficiency of goat। गोट ज़्यादा एफिशिएंट थे, इसलिए समय के साथ साथ टॉर्टोइज उनसे कंपटीशन नहीं कर पाया और हट गए। एक्सक्लूजन करना मतलब क्या होता है? हटा देना। इसी पे एक लॉ दिया था, गॉस प्रिंसिपल दिया था, गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक ही रिसोर्स के साथ compete करें तो उनका साथ रहना बहुत मुश्किल है, हमेशा सुपीरियर वाली इंफीरियर वाली को भगा देगी। ठीक है, जो भी डोमिनेंट होगी, ताकतवर होगी, वो दूसरी वाली को हटा देगी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, कॉर्नल्स ने किया था। ठीक है, कॉर्नल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था स्कॉटलैंड में। उन्होंने देखा कि सबसे अच्छी वाली बार्नेकल्स जो थी बेलेनस, वो बेचारी छोटू सी बार्नेकल्स को क्या कर रही है? उस रीजन से हटा रही है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट। तो बड़ी वाली बार्नेकल्स छोटी वाली बार्नेकल्स को वहां से हटा रही है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है। कि वो क्या है? ज्यादा एफिशिएंट। राइट, बड़ी वाली बार्नेकल्स छोटी वाली को हटा रही है। एक्सपेरिमेंट किया था टू शो कि कंपटीशन एक्सक्लूजन होता। नेक्स्ट आ गया, कई बार क्या होता है, समझौता हो जाता है, उस समझौते को बोल रहे हैं रिसोर्स पार्शन। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि दो बड़े बड़े जानवर ऐसे एक जगह रह लेते हैं, उनका खाना अलग है, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया तेरा एरिया वो है, मेरा एरिया ये है, आपस में क्रॉस नहीं करने का, है ना। तो उसको हम बोलते हैं समझौता करने ना, रिसोर्स पार्शनिंग। बांट लिया आपस में। मैक आर्थर ने शो किया कि एक पेड़ है, ठीक है, वहां पे अलग अलग रीजन पे बर्ड्स ने अपना बंटवारा कर लिया है। अलग अलग रीजन में बर्ड्स ने अपना बंटवारा कर लिया है। कितनी बर्ड्स ने? 5 स्पीशीज। स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, स्पीशीज 4 एंड स्पीशीज 5। तो पांचों की पांचों स्पीशीज ने अपना बंटवारा कर लिया कि कोई एक दूसरे के पीछे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने अपना बिहेवियर ही चेंज कर लिया है कि स्पीशीज 1 ऊपर वाले से, ऊपर वाले एरिया से खाना ले लेगी, स्पीशीज 2 नीचे वाले से, स्पीशीज 3 नीचे वाले से, नीचे वाले से, एंड स्पीशीज 5 सबसे नीचे वाले से। इस तरीके से उन्होंने बंटवारा कर लिया, वो लड़ नहीं रहे। तो इन्होंने बोला कि अगर समय रहते ये बंटवारा कर ले, समझौता कर ले, तो ये बहुत समय तक साथ रह, को एग्जिस्ट कर सकते। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूजन में था, क्या था, वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो लड़ेंगे। ठीक है, उनकी मतलब उनका यही प्लान है कि वो लड़ेंगे रिसोर्स के लिए, तो समझौता नहीं करना। राइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या है? आपका प्रिडेटर, शिकारी जो है, उसका फायदा होगा, और बेचारा जो शिकार है, प्रे, उसका नुकसान होगा। शिकारी का फायदा, प्रे का नुकसान। शिकारी का बहुत इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, क्योंकि उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फूड चेन में। ठीक है, अगर प्लांट को हर्बीवोर्स नहीं खाएंगे, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स नहीं खाएंगे, तो फूड चेन कैसे चलेगी? ये प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखते हैं बेटा। अगर प्रे के ऊपर उनका मॉनिटर नहीं हुआ ना, प्रेडेटर, तो वो अंडर कंट्रोल, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। ये स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन करते हैं, एक क्लास मॉनिटर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें देखा कि एक स्टार फिश को निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी। ठीक है, उस स्टार फिश को निकाल दिया, तो निकालने के बाद देखा कि एक ही साल के अंदर 10 इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गए। इसका मतलब प्रेडेटर एक मॉनिटर की तरह काम कर रहा था, वो सबको शांत रखे हुआ था, जैसे ही उसको हटा दिया वो आपस में लड़ भिड़ के मर गए।
ठीक है, तो जैसे उन्होंने स्टारफिश डिजास्टर को वहां से निकाल दिया, 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई 1 साल के अंदर ही, आपस में लड़ भिड़ के, क्योंकि पहले उनका मॉनिटर था डिजास्टर। ओके, तो ये था, ये है रोल ऑफ प्रिडेटर। तो प्रिडेटर से बचने के लिए प्लांट में क्या क्या मैकेनिज्म है भाई, नेचर ने अगर प्रिडेटर बनाए हैं तो प्रे के अंदर कुछ वैसे मैकेनिज्म भी बनाए होंगे। जैसे कैलोट्रोपिस एक प्लांट है, उसके अंदर एक पॉइजनस कंपाउंड है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, तो कैटल्स अवॉइड इट, कैटल्स इनको अवॉइड करते हैं कि वो हार्म करेगा। थॉर्न्स हो गए, कांटे हो गए, निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकिनिन, ओपियम, ये सब डिफेंस के लिए बनाते हैं। जैसे मोनार्क बटरफ्लाई हो गई, वो इतनी बसवाद होती है अपने प्रेडेटर के लिए, तो प्रेडेटर क्यों खाएगा, और वो क्यों बसवाद है, क्योंकि कैटरपिलर स्टेज में उसने एक पॉइजनस वीड पे फीड कर लिया। तो एक बटरफ्लाई जब कैटरपिलर थी तो उसने बहुत ही जहरीली वीड पे फीड कर लिया था, तो बड़े होके जब वो बटरफ्लाई बनी तो वो बहुत ही बेस्वाद हो गई, जिसकी वजह से उसके प्रेडेटर ने उसको खाना, ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म। एनिमल में क्या होता है, कैमोफ्लेज, ठीक है, अपने आसपास के एरिया से मैच कर जाना। जैसे ग्रीन पत्ती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का इंसेक्ट है, ताकि प्रेडेटर उसको देख ही ना पाए। और पॉइजनस, यानी पॉइजन उसके अंदर होना या निकालना पॉइजन। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें एनिमल्स और प्लांट्स में मिलते हैं प्रेडेटर के अगेंस्ट। आई होप सबको क्लियर है ये। लास्ट होता है अमेंसिलिज्म। लास्ट इज अमेंसिलिज्म, जिसमें बेटा एक स्पीशीज का नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीशीज का ना तो नुकसान ना तो फायदा। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम फंजाई। पेनिसिलियम फंजाई जो है वो पेनिसिलिन को बनाता है। पेनिसिलिन क्या करता है, इट किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया का यहाँ पे हो रहा है नुकसान और फंजाई का ना तो नुकसान ना। ठीक है, तो अमेंसिलिज्म में क्या हो रहा है, एक स्पीशीज को नुकसान हो रहा है, एक को ना तो नुकसान ना। एक पेनिसिलिन जो पेनिसिलियम से निकल रही है वो बैक्टीरिया को मार रही। तो अब फटाफट से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होता है। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या होगा, ऑब्वियसली द प्री रिप्रोडक्टिव, यानी बच्चे ज्यादा होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, बच्चे ज्यादा है एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। उसी पॉपुलेशन को हम ग्रोइंग पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे फंजाई को भी फायदा है और जहाँ पे एल्गी को भी, सॉरी, जहाँ पे प्लांट की रूट को भी फायदा हो, जहाँ पे प्लांट की रूट को भी फायदा है। ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है, ऐसे कंडीशन, ऐसे इंटरेक्शन को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी डाउट लिख सकते हैं, राइट, हम पढ़ते हैं उसको और मैं नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बेटा, टिल देन टेक केयर एवरीवन।